हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का आज वीडियो लेक्चर है और आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ एक्सक्लूसिव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो आपका क्या है कंपलसरी क्वेश्चन है, राइट। जो आपका पेपर स्टार्ट होगा, राइट, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 और वो क्या है कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन का वेटेज कितना है 12 + 4 + 4 मतलब कि 20 मार्क का वेटेज है, राइट। सो 20 मार्क्स, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि भाई सीए एग्ज़ाम में पास होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले पास होना है। सो टू स्कोर 20 मार्क्स इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो 3 घंटे का अपना वॉर है, राइट, ये स्टार्ट होगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस वॉर को जीतने के लिए, इस क्वेश्चन को जीतना अपने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन है, आप लोग स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कैसा है कि ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर इसमें सबसे अच्छे मार्क्स आ गए, राइट, ये अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो एकदम आप खुश हो जाओगे कि यस चलो हम लोगों ने 50% ऑफ दी वॉर तो आराम से जीत ली। ठीक है, बाकी का आप लोग आराम से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। क्लियर, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा उसका क्वेश्चन स्टाइल दिया है कि आईसीएआई का स्टाइल क्या है, राइट, फ्रॉम मई 18। ठीक है, मई 2018 से, जबकि ये फाउंडेशन सिलेबस स्टार्ट हुआ फिर से, राइट। उससे पहले सीपीटी था, तो तब से लेकर अभी तक, राइट, इन लोगों का स्टाइल क्या रहा है, आईसीएआई का इंस्टीट्यूट का क्या स्टाइल है कि जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फेस करना है, ट्रू और फॉल्स फेस करने। 6 ट्रू और फॉल्स आने वाले, 1 ट्रू और फॉल्स का 2 मार्क है। ठीक है, तो 12 मार्क्स तो ये हो गए। दूसरी चीज़ विथ रीज़न, कंपलसरी आपको इसमें रीज़न लिखना ही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होता है कि सर रीज़न नहीं लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स गप्पे मार के आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, अब ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, सीए का एग्ज़ाम है। ठीक है, सो इसमें अपने स्कूल वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं चलेगा, आपको उसमें रीज़न लिखना पड़ेगा। देन सेकेंड यू हैव थियरी क्वेश्चन दैट इज़ फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, थियरी वाला क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि थियरी वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। थियरी अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चैप्टर्स आप लोग करोगे, राइट, उसके आगे जो समरी है वो समरी रीड कर लो, उसमें आपका थियरी का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, थियरी के लिए अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर मैनी मोर चैप्टर्स कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा आपको स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। द थर्ड इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मोस्ट कॉमन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट कब से खेल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डेप्रिसिएशन के बीच में। ठीक है, जब मई 18 में स्टार्ट किया तो रेक्टिफिकेशन आया, फिर डेप्रिसिएशन आया, फिर वापस रेक्टिफिकेशन आया, वापस डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, अब जो नवंबर 2020 एग्ज़ाम है उसमें एक्सपेक्टेड हो रहा है कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला एग्जाम्पल आ सकता है। क्लियर, सो दिस इज़ एन एक्सपेक्टेशन। फिर आकर बवाल मत कर लेने का नहीं नहीं सर आपने बोला था रेक्टिफिकेशन ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेक्टिफिकेशन आएगा, दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये इंस्टीट्यूट का क्या है, एक पैटर्न है। अगर हम लोग ये स्टडी करेंगे तो शायद आपका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो और ईजी हो जाएगा। क्लियर, तो ये एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एनालाइज करने के लिए, बिकॉज अभी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसलिए ये पूरा एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स आई एम श्योर आप लोग आराम से कर पाओगे। थियरी क्वेश्चन भी ऐसा है कि जो मैनेज हो सकता है। ठीक है, अब बचा रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन। इसमें शॉर्ट एग्जाम्पल आएगा दैट इज़ ऑल्सो अगेन फॉर 4 मार्क्स। ये थियरी क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। क्लियर, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रू और फॉल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखेंगे भाई कैसे ट्रू और फॉल्स आ रहा है, किस तरह से उसको आंसर देना है, रीजंस लिखने हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में वो और भी अच्छे से हो जाए। क्लियर, सो माय कंप्लीट फोकस राइट नाउ इज ऑन योर क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन से आप लोग कहीं भी भाग नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स विथ रीजन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सी ट्रू और फॉल्स ऐसी चीज़ है कि आप लोग कितने भी एग्जाम्पल कर लो वो काफ़ी नहीं रहेंगे, राइट। बिकॉज इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके जो कंसेप्ट है सारे चैप्टर के वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
तो आप लोग ट्रू और फॉल्स कोई भी वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ फिल्टर किया कि भाई कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है या तो कौन से एक्सपेक्टेड है, राइट। और ये जो ट्रू और फॉल्स है इससे आपको आइडिया है कि भाई इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अक्रूवल कंसेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट मतलब कि क्या, अक्रूवल मतलब कि जब हम लोग रिसिट है, राइट, लेट से मैंने किसी को गुड्स बेचे, क्लियर, अब उसने मुझे पैसे तो दिए नहीं, लेकिन जिस दिन पे हमने उसको सेल किया है मुझे उसी दिन पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है, दैट इज बेसिकली अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है भाई, अक्रूवल कंसेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ कैश बेसिस पे हो तो अक्रूवल कंसेप्ट एप्लीकेबल है ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये क्या होने वाला है, दिस इज फॉल्स, राइट, बिकॉज अक्रूवल कंसेप्ट इम्प्लाइज नॉट ओनली अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस बट ऑल्सो क्रेडिट बेसिस, राइट, जो अक्रूवल कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए, सो रीज़न आपको लिखना है और रीज़न हमेशा क्या है, कंपलसरी है, जैसे कि मैंने बोला, वरना उसके मार्क्स तो डिडक्ट करेगा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली। चलिए सेकंड, सेल्स बुक इज केप्ट ऑन रिकॉर्ड, राइट, इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अब जब हम लोग सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। कैश सेल्स हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज कैश सेल्स हम लोग ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें वापस उसको सेल्स बुक में एंटर नहीं करना है। सेल्स बुक में हमें सिर्फ क्या करना है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इतना ही रिकॉर्ड करना है, क्लियर। सो अगेन फॉल्स, राइट, इट इज केप्ट टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स, ठीक है, ये रीजन लिखना है। थर्ड, BRS इज प्रिपेयर टू अराइव एट दी बैंक बैलेंस, ठीक है। भाई बैंक बैलेंस निकालना है इसलिए हम लोग BRS प्रिपेयर करते हैं, नहीं, BRS प्रिपेयर करने का लॉजिक क्या है कि जो भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है, राइट, इन द बैलेंस बिटवीन योर कैश बुक एंड द बैलेंस बिटवीन योर पासबुक, उस बैलेंस को मुझे क्या करना है, रिकंसाइल करना है, राइट। मुझे बैंक बैलेंस निकालने के लिए BRS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन इट इज़ फॉल्स, क्लियर, इट इज़ ओनली प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस, राइट, एंड टाइमिंग डिफरेंस, ये लिखना है। फोर्थ, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू रन अ सिनेमा हॉल, ठीक है। लेट से मुझे कोई मल्टीप्लेक्स ओपन करना है तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और वो लाइसेंस के लिए एक हैवी फी होती है जो मुझे सबसे पहले पे करना है, राइट, इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो आपने फीस पे की, राइट, टू स्टार्ट अ सिनेमा हॉल, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग ये सिनेमा हॉल का लाइसेंस फी ऑब्टेन नहीं करोगे तब तक आप ये सिनेमा हॉल स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। सो दैट इज़ योर प्री एक्विजिशन एक्सपेंसेस, मतलब कि ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, राइट। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। सो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो क्या लिखना है यहाँ पे भी, फॉल्स, राइट। क्या लिखोगे, रीजन दैट इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ अ प्री एक्विजिशन एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने सिनेमा हॉल स्टार्ट करने से पहले ही ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट, री इश्यू ऑफ शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल, ठीक है। किसी के शेयर्स थे, राइट, अब हमने फोरफिट कर लिया, कंपनी ने वो शेयर्स को क्या किया, पहले फोरफिट किया, फोरफिट करने के बाद उसको री इश्यू किया, तो जो हमने शेयर्स को री इशू किया उसको हम लोग अलॉटमेंट बोलेंगे कि सेल बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, तो क्या आएगा आंसर, दैट इट इज़ अ सेल, बिकॉज अलॉटमेंट तो हो चुका था ना, राइट। जब उसको हमने शेयर्स अलॉट किए और भाई साहब ने पैसे नहीं भरे तब जाके तो उसका फोरफिचर हुआ, ठीक है, समझ आया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज री इश्यू ऑफ शेयर्स इज कंसिडर्ड टू बी सेल, ठीक है, एंड नॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो हो चुका था पहले, ठीक है, और अलॉटमेंट होने के बाद उसने जो भी शेयर होल्डर था उसने कंपनी को पैसे नहीं भरे होंगे, तब जाके हमने क्या किया कि उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। फोरफिट करने के बाद हमने उसी शेयर्स को री इशू किया, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेल। हम लोग वो शेयर्स को बेच रहे, ठीक है, हम लोग वो शेयर्स फिर से अलॉट नहीं करने वाले, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दी ट्रू और फॉल्स, और 6 ट्रू और फॉल्स आने वाले 2 मार्क के लिए। सो 12 मार्क्स तो हमें अपनी जेब में पक्के करके ही जाना है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
द रिजल्ट्स एंड पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स होती है, जो भी पोजीशंस होते हैं जो फाइनल अकाउंट्स में होती है, राइट, फाइनल अकाउंट्स का भी आपका चैप्टर है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई जो रिजल्ट और पोजीशन है ये एग्जैक्ट नहीं होते, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज बहुत सारे हम लोग अजम्पशंस लेकर चलते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सो अजम्पशंस है, प्रोविजंस है, रिजर्व्स है। तो प्रोविजंस, अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें कभी एग्जैक्ट नहीं होती, राइट। अजम्पशन मतलब कि क्या, हम लोग सिर्फ मान के चल रहे हैं, राइट, ऐसा होगा वो ज़रूरी नहीं है। क्लियर। सो येस, द रिजल्ट्स एंड पोजीशन आर नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये लिखना है आपको रीजन में, दैट द अजम्पशंस एंड द प्रोविजंस, राइट, विच वी टेक इनटू अकाउंट्स, राइट, आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि भाई जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, उसको हमेशा एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। देन द रैशनल बिहाइंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग सस्पेंस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं रेक्टिफिकेशन में, क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर करना है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, राइट, दिस इज फॉल्स। वाई हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज कि जो हमारा फाइनल अकाउंट्स हमें जो प्रिपेयर करना है उसमें कहीं देरी ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज उसका जो भी टाइम लिमिट है, उसका जो डेडलाइन है, ये तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन डिले ना हो जाए, इसके लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ना कि ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ ओनली अ टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ताकि आपका जो फाइनल अकाउंट्स का काम है वो आगे बढ़ता रहे। क्लियर, तो ये आपको रीजन में लिखना है। देन accounting can be viewed as an information system which has its input methods and output। तो yes, it is true, because accounting क्या है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें इनपुट्स मतलब कि आप लोग जो अकाउंटिंग करते हो, डेटा एंट्री होती है, ठीक है, एंड आउटपुट मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है टॉप लेवल तक, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। सो इट हैज़ इट्स वेरियस इनपुट्स, मतलब कि डेटा करना, ठीक है, डेटा इनपुट करना, अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना, ये सारे इनपुट्स है। आउटपुट में क्या आएगा, कम्युनिकेशन, राइट। सो जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, राइट, रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आउटपुट है। सो येस, इट इज़ अ फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन इन अकाउंट करंट रेडिंग इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। ठीक है, अब अकाउंट करंट में रेडिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लो अगर आपका कोई बिल है और वो बिल की ड्यू डेट, राइट, फाइनेंशियल ईयर के बाद ड्यू हो रहा है। ठीक है, ऐसा बिल है कि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, मतलब कि 31 मार्च के बाद उसका ड्यू डेट है। सो द इंटरेस्ट फ्रॉम 31 मार्च टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल, राइट, इट इज़ रिटन इन रेडिंग। ठीक है, ताकि पता चले कि भाई ये जो बिल है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल हो रहा है, ताकि उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग अलग से कर पाए और वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, सो येस, इट इज़ ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट एंड इट इज़ रिटन इन रेडिंग। क्लियर, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, फिर से समझाओ रेडिंग इंटरेस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपका जो बिल है उसका ड्यू डेट 31 मार्च के बाद कभी भी फॉल हो रहा है, राइट, सो द डेज बिटवीन 31 मार्च टिल द ड्यू डेट, राइट, इट इज़ रिटन इन रेडिंग। क्लियर, लास्ट, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। ठीक है, मान लो आपकी फैक्ट्री है, आपका जितना भी मैन पावर है, राइट, लेबर है या तो ऑफिस स्टाफ है, दोज आर योर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बैलेंस शीट में आप लोग उसको कैसे ट्रीट करोगे, एज एन एसेट और लायबिलिटी, क्या आएगा, राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है, एक तो सबसे पहले भाई ये तो फॉल्स है, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को दिखाना ही नहीं है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन नहीं कर सकते कि भाई कौन सा बंदा मेरे कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, उसको मॉनेटरी वैल्यू देना पॉसिबल नहीं है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल टुगेदर आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बैलेंस शीट। तो ये रीज़न आपको लिखना है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। काफ़ी सारे आपको ट्रू और फॉल्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल वगैरह से भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसमें 12 मार्क्स अपनी जेब में भर के आ ही जाने चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, इस पे जम के फोकस करना है, बिकॉज इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन और इसमें हो सके तब तक मैक्सिमम मार्क्स आपको फैच करना है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।